हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम साइक्लोट्रॉन इसको विस्तार से समझेंगे। साइक्लोट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कक्षा 12वीं और बीएससी इन क्लासों में भी पूछा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन को इन शीर्षकों के अंतर्गत समझेंगे। इसमें पहला है परिभाषा, दूसरा सिद्धांत, तीसरा संरचना, चौथा कार्यविधि, पांचवा अधिकतम गतिज ऊर्जा और छठवां सीमाएं। इन शीर्षकों के अंतर्गत विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम इसके परिभाषा की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परिभाषा और सिद्धांत लिखा हुआ है और साथ ही ये चित्र बना हुआ है। आप इन चित्रों को और जो नोट्स लिखा हुआ है उसको आप कॉपी कर लेंगे। साथ ही जो आपको बताया जा रहा है उसको भी आप सुनकर संरचना, कार्यविधि, सीमाएं इनको भी अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा परिभाषा। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को त्वरित करते हैं। त्वरित करता है कि इन आवेशित कणों को लगातार गति कराते हैं। गति कराने के कारण इसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। यह साइक्लोट्रॉन का परिभाषा। दूसरा सिद्धांत। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होता है तो वह सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है और उसका चाल लगातार बढ़ते जाता है। यह साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे उसका चाल बढ़ेगा वो इस पथ में लगातार गति करेगा अधिकतम चाल से। नेक्स्ट हमारा है संरचना। संरचना के लिए हम चित्र की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है। इन दोनों चित्रों को भी समझेंगे। तो साइक्लोट्रॉन एक खोखला धात्विक गोला, उसके दो भाग होंगे और देखने में ये अंग्रेजी के अक्षर डी, देखने में अंग्रेजी के अक्षर डी जैसे दिखाई देता है। ऐसे धात्विक खोखला गोला जो है वो देखने में अंग्रेजी के अक्षर डी जैसे दिखाई देता है, इसलिए हम इसको डीज कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास यहां दो धात्विक खोखला गोला है और दो डीज है, D1 और D2। ये दोनों आप देख रहे हैं, इसका चित्र से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये अंग्रेजी के अक्षर डी जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको डीज बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि दोनों डीज D1 और D2 के बीच में यहाँ एक खाली गैप दिखाई दे रहा है। इस खाली गैप या जगह में जो है आवेशित कण को रखते हैं, जिसको हमको त्वरित कराना है या गति कराना है या जिसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, उस आवेशित कण को इस खाली जगह में रखते हैं दोनों डीज के बीच में। यहां पर डीज जो डीज है हमारे पास D1 और D2, आप देख रहे हैं दूसरे चित्र में D1 और D2, इनको चुंबकीय ध्रुव खंडों N और S, चुंबकीय ध्रुव खंडों N और S के बीच में रखा गया है। यहां डीज जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। साथ ही आप देख रहे हैं दोनों डीज D1 और D2 के बीच में एक दोलित्र लगा हुआ है। इस दोलित्र के द्वारा हम यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दोलित्र के द्वारा एक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगला जो है हमारा है कार्यविधि। तो कार्यविधि के लिए वापस हम चित्र की ओर जाएंगे समझने के लिए। हमारे पास दो डीज हैं D1 और D2 और उनके बीच जो एक खाली जगह है दोनों डीज के बीच में, उसमें आवेशित कण को रखा गया है जिसको हमको त्वरित करना है। तो
हाफ चक्र, पहले अर्ध चक्र में D1 जो है वो ऋणात्मक विभव पर रहता है और D2 जो है वो धनात्मक विभव पर रहता है। अब D1 ऋणात्मक है, D2 धनात्मक है, बीच में धन आवेशित कण है, तो वो धन आवेशित कण जो है वो ऋणात्मक विभव की ओर जाता है, अर्थात D1 की ओर जाता है। अब D1 जो है एक खोखला गोला है और खोखले गोले के अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान 0 होगा। हम जानते हैं कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो D1 के अंदर जो है जो खोखला है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, वहां पर केवल चुंबकीय क्षेत्र B कार्य करेगा, चुंबकीय क्षेत्र B कार्य करेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र उस आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग में मोड़ देगा और आवेशित कण इस प्रकार से लगातार वृत्तीय गति करेगा। इस प्रकार से पहले अर्ध चक्र में आवेशित कण पहले D1 में जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगातार वृत्तीय गति करता है। तो हम जानते हैं, इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं लॉरेंज बल। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र कण उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को बोलते हैं हम लोग लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का सूत्र होता है F के बराबर QVB sin थीटा। कुछ देर पहले हम जाने थे यहाँ जो है चुंबक आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, इसलिए थीटा के बराबर होगा यहाँ पे 90 अंश। तो F के बराबर यहाँ बचेगा हमारे पास QVB, F के बराबर आएगा QVB। साथ में आवेशित कण को वृत्तीय गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी, उस बल को बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होगा, लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। लॉरेंज बल F बराबर QVB और अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। ये दोनों ही बल एक दूसरे के बराबर है, तो यहां पर होगा QVB बराबर होगा mv²/r। एक एक भी आपस में कटेगा तो QB के बराबर बचेगा इधर m/v/r। ये r बराबर किस तरफ आ जाएगा, QB बराबर किस तरफ चले जाएगा, तो r के बराबर होगा m/v/QB। ये हमारा व्यंजक है साइक्लोट्रॉन में जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, साइक्लोट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या r के लिए जो है ये अभिष्ट व्यंजक है। अब चूंकि हम पहले डिस्क के बारे में बात करें, अभी डिस्क जो है वो आधा है, एक संपूर्ण गोले का एक आधा भाग है, तो हम लोग जानते हैं कि उसकी दूरी होगा पाई r, अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई r। तो अर्धवृत्त या पहले डिस्क को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तो हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो समय के बराबर होगा दूरी बटे 4। यहां समय को हम लोग स्मॉल t से दिखाएंगे, दूरियों में यहाँ पे पाई r और 4 होगा इसका v। यहां पाई r इसलिए ली है क्योंकि ये होता है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त को तय करने, अर्धवृत्त की दूरी भी बोल सकते हैं, परिधि बोल सकते हैं, ये होगा पाई r। यहां से r के बराबर रखेंगे, r बराबर हमारे पास है m/v, यहां से स्मॉल t के बराबर होगा पाई/v इंटू m/v/QB। एक एक भी आपस में कटेगा, तो यहां से आएगा हमारे पास ऊपर में पाई/m/QB, पाई/m/QB। ये जो व्यंजक आया है ये अर्धवृत्त को तय करने में लगा समय, ये जो व्यंजक है t बराबर पाई/m/QB, ये अर्धवृत्त को तय करने में लगाया गया समय के लिए व्यंजक है। इसके आगे जब जैसे ही हमारा जो आवेशित कण है D1 से बाहर आता है, अगले अर्धचक्र में D1 धनात्मक विभव में चला जाता है और D2 जो है वो ऋणात्मक विभव में आ जाता है। अब आवेशित कण जो है वो D2 के अंदर प्रवेश करता है, फिर से D2 के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होगा, क्योंकि D2 जो है एक खोखला चालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। वहां पर फिर से चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है उस आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग में
मोड़ देगा। इस प्रकार लगातार वो D2 के अंदर जो है गति करता रहता है। इस प्रकार लगातार कभी D1 में गति करता है, कभी D2 में गति करता है। और जब उसकी ऊर्जा बढ़ जाता है, लगातार गति के कारण उसकी ऊर्जा बढ़ जाता है, हम मान चलते हैं कि उसका ऊर्जा जो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक हो जाता है, तो उसे एक विक्षेपक प्लेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विक्षेपक प्लेट है, इसकी सहायता से जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यह है साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। अब इसके आगे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक, अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक, अधिकतम गतिज ऊर्जा। हम मानते हैं कि आवेशित कण जो है वो आर मैक्सिमम, अर्थात यहां पर वृत्ति त्रिज्या जो है वो अधिकतम है। अधिकतम वृत्ति त्रिज्या के मार्ग पर V मैक्सिमम अधिकतम वेग से गति कर रहे हैं। अधिकतम वृत्ति त्रिज्या के मार्ग में अधिकतम वेग से गति कर रहा है। तब फिर से यहाँ पे लॉरेंज बल बराबर होगा अभिकेंद्र बल। तो लॉरेंज बल होता है QVB, यहां पर मैक्सिमम देंगे Q और यहां होगा V मैक्सिमम B बराबर होगा हाफ M V मैक्सिमम mv स्क्वायर अपान आर सर। यहां पर होगा विकेंद्र बल बराबर होता है mv स्क्वायर अपान आर, एक एक भी आपस में कट जाएगा तो QB के बराबर बचेगा mv मैक्सिमम अपान आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो ये होगा QB आर मैक्सिमम बराबर होगा m इंटू वी मैक्सिमम। एम बराबर किस तरफ आएगा, तो वी मैक्सिमम के बराबर बचेगा, एम नीचे आ जाएगा तो क्यू बी आर मैक्सिमम अपॉन एम। इसको एक समीकरण मान सकते हैं हम, समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इसका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो हम लोग यहां निकालना है अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर होगा E मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम ले, यहां पर मैक्सिमम होगा हाफ m और V मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तो E मैक्सिमम के बराबर मान रख देंगे 1/2 m। V मैक्सिमम के बराबर हमारे पास मान है QB R मैक्सिमम अपॉन m पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो है V का होल स्क्वायर है इसलिए एक m यहाँ से कटेगा, तो E मैक्सिमम के बराबर आएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट खोल देंगे, R मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे में एक m बचेगा, तो ये होगा E मैक्सिमम के बराबर Q स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 2m। यह साइक्लोट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीमाएं। तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल हम धन आवेशित कणों को ही त्वरित कर सकते हैं। पहला सीमा है साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम केवल धन आवेशित कणों को ही त्वरित कर सकते हैं। दूसरा नंबर, साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम ऋण आवेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकते। अगर ऋण आवेशित कणों को हम थोड़ा भी ऊर्जा देते हैं तो ऋणावेशित कण का भार बहुत कम होता है, वो अनियंत्रित हो जाता है और उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। तीसरा है उदासीन। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। साथ ही यहाँ पर धनावेशित कणों को भी एक सीमा तक ही ऊर्जा दिया जा सकता है या त्वरित किया जा सकता है। इसका उपयोग, साइक्लोट्रॉन का उपयोग हम आवेशित कणों को त्वरित करने में करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ के खोज करने में करते हैं। इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन के सारे टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।